हाय फ्रेंड्स। सो हम लोग इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग देखें कि हम लोग यूनिट डायमेंशन के बारे में पढ़े, फिजिक्स के बारे में समझे, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े, उससे रिलेटेड फिर यूनिट्स के बारे में पढ़े, यूनिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो लिखे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जितने प्रकार के यूनिट्स हम लोग के पास है वो हम लोग लिखे, इंडिया में ऐसा यूनिट फॉलो होता है ये भी हम लोग लिखे, हम लोग पढ़े। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं, उनका यूनिट क्वांटिटीज क्या होता है वो भी हम लोग देख चुके हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो यूनिट क्वांटिटीज है क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, मेट्रिक यूनिट क्या होता है वो देख लिए, नॉन मेट्रिक यूनिट क्या होता है वो देख लिए, डायमेंशन देखे, डायमेंशनल फॉर्मूला देखे। अब जो है उसके आगे की बात हम थोड़ा सा कर रहे हैं। ठीक है, डायमेंशन से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो डायमेंशन से रिलेटेड देखिए। अब जैसे बात करें डायमेंशनल होमोजेनिटी, डायमेंशनल होमोजेनिटी। ओके, अब दोस्तों डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या चीज है? ओके, डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या चीज है दोस्तों? होमोजेनियस का मतलब होता है बराबर, बराबर बराबर बटा हुआ। जैसे अगर मान लीजिए कि अभी इस कमरे में है और अगर हम एक अगरबत्ती कॉर्नर पे जलाएं तो वो अगरबत्ती का जो स्मोक होगा, उसका जो एसेंस होगा वो पूरे रूम में फैल जाएगा। ठीक है, तो दैट अब वो उसकी थोड़ी देर के बाद क्या होमोजेनियस होगा, यहाँ भी अगरबत्ती का एसेंस आएगा, हर जगह पे आएगा। तो जब वो होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा तो हर जगह पे हमको जो एसेंस आएगा वो बराबर बराबर आएगा। इज दिस ओके? तो होमोजेनिटी का यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे होमोजेनिटी का मतलब होगा कि देखिए हमारे पास जैसे कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे मान लो कोई भी फॉर्मूला, जैसे मान लो कि एक फॉर्मूला है T बराबर अंडर 2 पाई L बाई G। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम में, पहले कभी लाइन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा यहाँ देखेंगे। तो इसका डायमेंशन कितना होगा? इसका डायमेंशन क्या है? T। तो इसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए? T। इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल होमोजेनिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS। ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, नहीं होगा तो फिजिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये होना ही चाहिए। यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल होमोजेनिटी, ठीक है ना, डायमेंशनल डायमेंशनल फार्मूला किसका? LHS का। डायमेंशनल फार्मूला किसका? RHS का। ये बराबर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ओके, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसका यूज हम करेंगे एक छोटे से चीज में। ठीक है ना, आगे एक चीज पढ़ना है हम लोगों को, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, या फिर डायमेंशनल मेथड के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है ये लिख लीजिए दोस्तों। हमारा जो टॉपिक है वो होगा फॉर्मूला डेरिवेशन by dimensional method। डायमेंशनल मेथड, ठीक है दोस्तों, इसको डायमेंशनल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं और डायमेंशनल एनालिसिस। तो सिर्फ डायमेंशन को स्टडी करके हम लोग जो फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है,
और ये कुछ कुछ फॉर्मूला पे, हर फॉर्मूला पे नहीं, कुछ कुछ फॉर्मूला पे काम होता है और अच्छे से आता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, इसके नीचे में लिख लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। डायमेंशनल होमोजेनिटी ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि एलएचएस का डायमेंशन जो होगा वो आरएचएस के डायमेंशन से बराबर होगा। ठीक है, तो इसको लिख लें, पॉज करके लिख सकते हैं आप। ओके, तो अब देखते हैं इसको कैसे काम करते हैं। इस वजह से एक एग्जांपल को देखेंगे इसको दोस्तों। एग्जांपल जैसे ऐसा क्वेश्चन जो भी आएगा वो आपको एग्जांपल के साथ आएगा, मतलब आपको फॉर्मूला के साथ आएगा, आपको बताया जाएगा किस पे किसका फॉर्मूला डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और आपको पता होगा कि इसका टाइम पीरियड भी होता है, मतलब ये यहां से यहां गया और फिर यहां से आया तो एक टाइम पीरियड होता है, आपको पता होगा। ठीक है, और ये है उसका लेंथ और ये है उसका मास, ये है उसका मास, और यहाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है g। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा, पहले से लाइन वाइन यूज करते थे इसको ये। ठीक है, तो आपको दिया क्या है, आपको दिया गया क्वेश्चन में, आपको अपने से करना नहीं है, तो दिया रहेगा ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे, जो निकालना है और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सारा कुछ दिया रहेगा आपको। ठीक है, तो वो दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए इसमें पूछा गया कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड डिपेंड्स, ऐसे क्वेश्चन दिया है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम L, ठीक है, मास ऑफ पेंडुलम M एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G ऑफ प्लेस, मतलब जहां पे है उस प्लेस का G दोस्तों अलग अलग होता है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, अब यहां दिया हुआ डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर t, आपको t के लिए एक्सप्रेशन रिड्यूस करना है। तो देखिए इसको दोस्तों कैसे सॉल्व करोगे, एकदम ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन तो बोल है, यानी कि ये आपको क्या दिया हुआ है, इट इज द फंक्शन ऑफ L M and G, ये दिया हुआ है सवाल आपको। ठीक है, अब हमको टाइम पीरियड टाइप, ये क्या है दोस्तों, फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जैसे y इज f, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, y कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है x पे, वो है आपको समझना है। ठीक है, यहां पे टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, L M G, ये मैथमेटिकल तरीका है इसको लिखने का। ठीक है, ओके, ये कहानी। ठीक है, एक और बात जानना चाहते हैं, ज्यादा तो ये देखिए, ये भी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मतलब ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये थी तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, खैर मेरा काम कैसे होगी, काम कैसे क्या होगी। अब हमको तो पता चल गया कि जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तीनों को लेकर बनने वाला है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, फर्स्ट जैसे सब हम कर रहे हैं वैसे आपको करना है। राइट अबव property like powers of independent quantity। चलिए देखते हैं, तो आपको लिखना क्या है, t, अब l है यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m का पावर a, m का पावर b और g का पावर c, ये ऐसे लिखना है। ठीक है,
देन जैसे जैसे लिख रहे हैं अब लिखने की आवश्यकता नहीं, ये कोशिश कर लेते हैं, उसके बाद लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच क्वांटिटी, तो सारे क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लीजिए, ओके। तो t का क्या होता है, तो t और इसका पावर कितना होता है 1, टाइम पे क्या होता है ये होता है ना, अरे होता है नहीं होता है, l लेंथ है तो लेंथ का होता है डायमेंशन फॉर्मूला l, l का पावर a, मास का होता है m, m का पावर b, और g का क्या होता है दोस्तों, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन का कलम हम लोगों ने पढ़ा था डायमेंशन ये होता है lt - 2, देख लीजिए नोट्स में मैंने लिखा है। सो दिस इज l t - 2 का पावर c, ये है दोस्तों, ओके। तो हालांकि अब ये तो प्रोपोर्शनल है किसमें, फार्मूला में, फार्मूला अगर कुछ ऐसा है, बट अगर डायमेंशन देखें तो क्या इधर का डायमेंशन बराबर इधर का डायमेंशन होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। दूसरा राइट राइट ऑल पावर्स ऑफ सिंगल डायमेंशन, जैसे t का पावर 1, यहां देखिए m है, m एक है, m का पावर b, ठीक है, l है एक यहां है एक यहां पे है, तो l टू द पावर a और l का पावर c, तो उसको हम क्या लिखेंगे a प्लस c, ठीक है। और फिर है t का कितना पावर है, एक ही जगह है, तो -2c, ये इंडिपेंडेंट, यानी कि राइट ऑल द पावर्स ऑफ सिंगल डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन का पावर में इसको लिख लेंगे जोड़ के, ठीक है। इसको नोट कर लें, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ओके। नाउ सम apply principle of homogeneity, यहां ये अप्लाई करेंगे दोस्तों। जब अप्लाई करेंगे तो यहां क्या है, t का पावर 1, m का पावर b, l का पावर a प्लस c, और t का पावर -2c, ठीक है, लिख दिया। अब दोस्तों कहने का मतलब है कि डायमेंशन होमोजेनिटी, प्रिंसिपल होमोजेनिटी मतलब डायमेंशन होमोजेनिटी क्या कहते हैं, इधर का डायमेंशन बराबर इधर का डायमेंशन, इधर n का पावर कितना है b, इधर m का पावर कितना है, बोलो सर तो है ही, अरे नहीं है तो यानी कि इसका m का पावर 0, मैंने बताया था नहीं, जहां पे नहीं है वहां पे m का पावर 0 लिख सकते हैं, और यहां पे जैसे सॉरी l, अब यहां पे l का पावर कितना है, नहीं है यानी m का पावर 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कंपेयर करना है, अगर दोनों का डायमेंशनल फार्मूला LHS और RHS का बराबर होगा, अगर बराबर होगा तो m का डायमेंशन जो होगा इसका डायमेंशन के बराबर होगा, और इसका डायमेंशन जो होगा इसका डायमेंशन के बराबर होगा, और इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा। अगर मोटा मोटी समझे तो सबके पावर्स को इक्वेट कर देना, मतलब m का पावर b है तो यहां कितना है 0, t का पावर a प्लस c बराबर m का पावर कितना है 0, और -2c का पावर कितना है 1, t का पावर ये दोनों को इक्वेट कर देना, ठीक है। अब क्या करना है, सॉल्व। यहां देखिए दोस्तों b का पावर तो 0 है, c कितना है, c होगा -1/2, a कितना है तो -c, अब -c कितना है तो -1/2, दैट इज 1/2, a और c का वैल्यू आ गया, मतलब अब नाउ put all the values of power in first equation। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा दोस्तों, तो t is directly proportional to l का पावर a, m का पावर b और g का पावर c लिखे थे ना,
उसमें इसको कर लीजिए इक्वेशन 1 ताकि आपको रेफरेंस दे सके इन फर्स्ट इक्वेशन इन, और जब ऐसा लगेगा तो इक्वेशन 1, ठीक है। जब पुट करें तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू सॉरी दैट इज इक्वल टू l का पावर a कितना है दोस्तों 1/2, l का पावर 1/2, m का पावर b कितना है दोस्तों 0 और g का पावर कितना है c -1, ये ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट, ठीक है, जिसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। आप लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, ओके। नाउ राइट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो T है तो कुछ भी K कर दीजिए, K M0 तो मतलब 1 कुछ है ही नहीं इसमें, और L का पावर 1/2 और G का पावर 1/2 का मतलब G नीचे 1/2 को √p बोलते हैं। ये दोस्तों फॉर्मूला बदल गया, ये वाला खत्म, बन गया फॉर्मूला, ठीक है। यही फॉर्मूला मैंने वहां पे लिखा था। अब कहने का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द सवाल में 95% क्वेश्चंस में k का वैल्यू नहीं दिया रहेगा आपको। अगर k का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो आंसर भी यही पूछेगा आपसे, आप ये ऐसा कर दो आपको नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा, ठीक है। बट जो एक्चुअल चीजें अगर एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए तो देखिए ये t है, ये l है और ये g है। अगर ये तीनों वैल्यू निकाल दिया जाए तो k निकल जाएगा ऑटोमेटिक। कैसे मैं बताता हूं, मान लीजिए एक पेंडुलम है, ठीक है, इसका लेंथ है l, ठीक है, और g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लीजिए एवरेज हम क्या लेते हैं 9.8, l है मान लो कि 1 मीटर का और g है 9.8, और उसको वैसे छोड़ दिए अब मान लीजिए 10 टाइम पीरियड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए इसमें लग गया हमको 2 मिनट 120 सेकंड, ठीक है, मान लीजिए, या मान लीजिए कि लग गया 10 सेकंड, मान लीजिए 10 सेकंड। तो अगर 10 सेकंड लगा तो एक टाइम ये 10 सेकंड 10 टाइम पीरियड का है ना, एक टाइम पीरियड कितना होगा 10/10 1 सेकंड, कितना होगा 1 सेकंड। तो वो t की जगह 1 सेकंड रख देंगे, l हम लोग मेजर कर चुके हैं और g हम रख देंगे, तो k का वैल्यू नहीं आ जाएगा, आ जाएगा दोस्तों। आप एक्सपेरिमेंट स्कूल में भी करते हैं, तो जब आएगा तो हम लिखते क्या है t = 2 π√100 l/g। देखो ये फॉर्मूला बन गया किसका यूज करके, तो डायमेंशनल होमोजेनिटी, ओके। तो इसको आप लिखें इसी तरीके से दोस्तों को हम डायमेंशनल होमोजेनिटी यानी डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का यूज करके फॉर्मूला रिड्यूस करते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ओके। दोस्तों देखिए इसमें कई सारे जैसे t, कई बच्चों को t का फॉर्मूला भी नहीं पता होगा, तो दोस्तों एक बात आप याद रखें कि इस चैप्टर में आपको कई सारे फॉर्मूला ऐसे मिलेंगे जो कि आप नहीं देखे होंगे कभी भी, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे समय के साथ आपको फॉर्मूला भी आने लगेगा, ठीक है ना। तो बट ये पढ़ना यही पे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो धीरे धीरे फॉर्मूला आपको पता चलता रहेगा। राइट नाउ फॉर दिस टाइम हम आपको फॉर्मूलाज भी देंगे, उनके डायमेंशंस भी देंगे, बस आपको काम करना है, ठीक है। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे मान लीजिए इसको टाउ बोलते हैं, टाउ 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 नहीं टाउ 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 की सिंबल का नाम है, ठीक है। इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। आपको पता थोड़ी ना क्या होता है, कोई बात नहीं है, नहीं पता है तो हम तो दे रहे हैं ना आपको शियर स्ट्रेस। बट जब एग्जाम में आएगा तो नहीं, तब तक आप पढ़ चुके होंगे इसको, तब आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आपको जानना होगा शियर स्ट्रेस। इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब दोस्तों न्यूटन का डायमेंशन जो होता है वो होता है mL/t-2। आपको मैंने कराया था, देख लीजिएगा पिछले वाले। और ये मीटर स्क्वायर का हो गया L², ठीक है। इसका डायमेंशन हो गया mL-1t-2। ये मैंने आपको दे दिया, ठीक। एक है आपको ऐसा समझे, म्यू, ठीक है। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। और एक होता है दोस्तों v, वेलोसिटी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है Lt/1, पढ़े हैं हम लोग पहले। और एक है L, लेंथ। दोस्तों ये फॉर्मूला जो है ना, ये बनता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का। आप नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं है, मैं आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहाँ पे। जो फॉर्मूला यूज होगा वो म्यू v/L है। ये मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, बट ये फॉर्मूला एग्जाम में आपको नहीं दिया होगा क्योंकि तब तक ये आप पढ़ लिए होंगे। हम इसलिए दिए क्योंकि आप नहीं जानते हैं, ठीक है। और अब जैसे देखिए दोस्तों, पूरी ना एक्चुअली मैं बता रहा हूं आपको, म्यू का डायमेंशन मान लीजिए हमको नहीं आता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? निकाला जा सकता है कि खास बात है, देखिए कैसे निकालते हैं। अगर म्यू का डायमेंशन को नहीं पता है तो हमको इसका डायमेंशन पता है, mL-1 और t-2, ठीक है, इसका डायमेंशन। और L इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, L और b नीचे ले आएंगे, Lt/2। ये जो भी होगा वो म्यू का डायमेंशन होगा, ठीक है। डायमेंशन होमोजेनिटी का यूज करके ये भी निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, L से चला जाएगा mL-1 और t-1, ठीक है। आप कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं। खैर, और इसका डायमेंशन ले लीजिए mL-1 t-2। तो अगर फॉर्मूला नहीं याद हो किसी डायमेंशन तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसका एक बार एग्जांपल और देखते हैं। खैर छोड़िए, क्वेश्चन तो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, इट इज म्यू v/L, ठीक है। ये फॉर्मूला है, हमको भी नहीं पता है, ठीक है। हमको निकालना है किसका यूज करके, विद द यूज ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, ठीक है। तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देखिए, जैसे अब निकालना क्या है, टाउ का, यानी कि आपको इसमें क्या दिया हुआ है, डीडीयू। अब क्वेश्चन जो दिया हुआ ऐसे दिया हुआ है कि टाउ जो है डिपेंड कर रहा है म्यू पे, v पे और L पे, ठीक है। क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है, तो डिड्यूस द एक्सप्रेशन, डिड्यूस द एक्सप्रेशन, ये आपको पूछा गया, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना है टाउ उसी तरीके से पहले तो ये लिख देना है कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू का पावर a, v का पावर b और L का पावर c, ठीक है। L का पावर c पहले क्या लिख देना है, फिर इन डायमेंशन फॉर्मूला में डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल होगा, यानी ये हो जाएगा क्या, mL-1 t-2, देखिए क्या होगा, ये लिख दिए, इज इक्वल टू म्यू का क्या है, mL-1 t-1 का पावर a, ठीक है। v हो गया Lt-1 का पावर v और c हो गया L का पावर c, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक जगह करना है mL-1 t-2 दैट इज इक्वल टू m एक जगह कर लीजिए, m अगर एक जगह करेंगे तो पावर आएगा a, ठीक है। फिर L -a -b और प्लस, ठीक है। फिर t का पावर क्या आएगा, -a और -b, देख लीजिए
माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एक मिनट, माइनस ए प्लस बी, हाँ माइनस है ना, माइनस ए और यहाँ प्लस बी है, पावर प्लस में है और यहाँ प्लस बी, फिर डी का पावर माइनस ए माइनस बी, ये ठीक है। अब क्या करना है, कंपेयर करना है, मतलब इसका पावर भी कितना है 1, ए कंपेयर द डायमेंशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी, ए का कितना है 1, फिर यहाँ पे माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना -1, और फिर माइनस ए माइनस बी बराबर माइनस, ठीक है। अच्छा दोस्तों कितने इक्वेशन हुए, 1 2 3। एक चीज दोस्तों आप याद रखें, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, बचपन में आपने सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन आप पढ़े थे, इसमें x और y नहीं पता था और 2 इक्वेशन दिए जाते थे और आप निकाल लेते थे। जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर नंबर ऑफ इक्वेशन रहे तो हम उस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उस वेरिएबल को फाइंड करने के लिए, बिल्कुल। या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल जितना है उससे ज्यादा इक्वेशन है तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ इक्वेशन से तो हम उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। यहां वेरिएबल कितना है 1 2 3, इक्वेशन कितना है 1 2 3, हम निकाल सकते हैं क्योंकि 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। अगर ऐसा होता कि 2 वेरिएबल होता और 3 इक्वेशन होता तो भी निकाल लेते, लेकिन ऐसा वेरिएबल 4 वेरिएबल होता और 3 इक्वेशन होता तो भी जीवन में नहीं निकाल सकता। यस ये याद रखिएगा। खैर सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करना है तो b प्लस सी, जैसे है ना दूसरा इक्वेशन है ना, अरे भाई आप इसको कर देना 2 2 अगर 2 पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना है 1 -1 प्लस b प्लस c बराबर -1, काट जाएगा तो हो गया आपके एक रिलेशन तो b प्लस c बराबर 0। दूसरा माइनस a माइनस b बराबर -2, माइनस माइनस a प्लस b बराबर 2, ठीक है। तो a पुट 1 8 3, जब पुट करेंगे a का वैल्यू 1 था ना, तो b का वैल्यू कितना रहेगा 2 - 1 दैट इज 1, ठीक है। अब पुट वैल्यू ऑफ b in suppose this relation is 4 in 4, पुट करेंगे क्या आएगा c बराबर -b, तो b बराबर 1 है तो c बराबर -1, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ओके। अब आप यहां देखिए तो यहां पे दोस्तों आ गया आपको टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू का पावर, एक बराबर कितना है 1, b का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 और c का वैल्यू कितना है -1, ठीक है। तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू v और l - 1 नीचे लिख सकते हैं। अब यहां पे कांस्टेंट लिख देंगे, ये है दोस्तों आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर मुझे पता है कि k का वैल्यू 1 होता है, बट अगर ना भी आपको पता हो तो आप ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं, देखो वही आंसर है, k का वैल्यू 1 रखिए देखिए आंसर। तो दोस्तों इस तरीके का आप बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स हम लोग ये देखें उसके बाद दोस्तों ये क्या किया हम लोग,
समराइज करके यहाँ पे लिखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस से क्या क्या हम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, तो पहले सबसे पहले हम देखे थे वी कैन फाइंड या फिर इसका हम यूज करते हैं टू डिराइव एनी dimensional formula of any physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे निकाले भी थे वर्क का हो गया, न्यूटन का हो गया, मोमेंटम का हो गया, निकाल सकते थे, निकाल के देखेंगे। दूसरा हम देखें it will be used to deduce formula of sum of the quantity। देखिए दोस्तों, सम ऑफ द क्वांटिटी की हर जगह ये वैलिड नहीं होता है, हम आपको बता भी देंगे कब को वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं। अगर यही वैलिड होता तो दुनिया में इतना रिसर्च की जरूरत क्या था, हम सब काम इसी से कर लेते हैं, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखेंगे। तीसरा टू गेट dimensional formula of physical constant। ठीक है दोस्तों, तो वो देखिए कैसे लिखते हैं। अभी ये तो हम देख चुके हैं, ठीक है, अभी ये भी देख चुके हैं, अभी ये देखेंगे। जैसे फिजिकल कांस्टेंट क्या होता है, जैसे हम आपको बताया कि आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हो और लिखते हो कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 and 2 प्रोडक्ट ऑफ मास इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और आप क्या पढ़ते हो कि f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दोस्तों ये तो आपने पढ़ा है, ठीक है, तो इस g को बोलते हैं फिजिकल कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताएं मुझे, आप हम लोग जो इससे पहले वाला जो भी सवाल किए थे, जैसे t बराबर आया था k √l/g, आपने पढ़ा था। अच्छा इस k का डायमेंशन क्या होता है? कुछ नहीं, ये डायमेंशनलेस होगा। ये कैसा कांस्टेंट है? ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ये कैसा कांस्टेंट है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो ऐसे फॉर्मूला से जो भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट ही होगा, होना भी चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि एलएचएस का डायमेंशन बराबर आरएचएस का डायमेंशन होगा। इसका डायमेंशन इसके बराबर आ ही चुका है पहले से, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? कुछ भी नहीं। अभी आपने डिड्यूस किया कि टाउ बराबर k म्यू v अपॉन l, और अब बताइए कि कौन सा है? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब कोई डायमेंशन है ही नहीं। तो कहने का मतलब कि हर कांस्टेंट का डायमेंशन डायमेंशनलेस होगा? आंसर नहीं। देखिए आप, इसका डायमेंशन है, बिल्कुल है। देखिए क्या होता है। तो एक बात थोड़ी सी याद रखें, ऐसे केसेस में जो भी डायमेंशन लगाएंगे हम लगाएंगे ना डायमेंशन लेस होगा, लेकिन डायमेंशन हर कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे इस g का डायमेंशन आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों f का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है mn/t-2, ठीक है, और g का नहीं पता है छोड़ दो। m का जैसे वहां पे बता देते ना कैसे करके निकाल लेते हैं। ध्यान रखिए, ये मास है तो मास का डायमेंशन m, और एक और मास है तो kg² मतलब m² अपॉन r² मतलब l। r क्या है? दोनों का डिस्टेंस है, तो लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन पूरा होता है l²। तो g का क्या हो गया दोस्तों? g का हो गया m, ये l ऊपर जाएगा। चलो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। l² अपॉन m। ओके, अब l से m कट जाएगा, तो अब g क्या हो जाएगा? m-1 ऊपर गया, l q t -2, ये हो गया दोस्तों g का डायमेंशन फॉर्मूला। कई बार आपसे पूछा जाता है, ये है g का डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, तो आप लिख सकते हैं
एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक होता है आपने कूलम्स लॉ पढ़ा होगा, Q1 Q2 इसी तरीके से। तो इसमें जो फोर्स होता है F, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दैट इज Q1 Q2, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 r स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला देखो, इसे I। और जैसे यहाँ पे मास है ना, ये मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन क्या ये Q फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, 7 तो है, 7 में नहीं चार्ज था। आप देख लीजिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में चार्ज नहीं होगा, तो चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में बदलेंगे इसको। तो देखिए मैं कैसे बदलता हूं इसे। आपने दोस्तों पढ़ा होगा I करंट बराबर Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I into T। क्या ये I फंडामेंटल क्वांटिटी आंसर है? हां, उसको क्या I से करते हैं आंसर है? हां, T टाइम कैसे करते हैं, कैपिटल T से, कैपिटल T से। तो Q को क्या लिखेंगे दोस्तों, IT। क्या लिखेंगे, IT। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें भी इन दोनों फॉर्मूला को ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, P दैट इज Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, फिर एक कांस्टेंट आता है दैट इज K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब बताइए K का डायमेंशन लेस है, आंसर नहीं है, तो इसकी का डायमेंशन क्या होगा? ठीक है, ये एग्जांपल 1 कर दीजिए, ये एग्जांपल 2 कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक आप इसको नोट कर चुके होंगे। चलिए इसका देखते हैं क्या होगा। F का हो गया ml minus 2, और K का नहीं पता तो छोड़ दीजिए, और Q को क्या लिख सकते हैं, AT या IT, I या A भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर है। आप फंडामेंटल क्वांटिटीज में देख लीजिएगा, मैंने दिखाया है। AT Q क्या है, 2 तो स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो K का क्या होगा दोस्तों, ml minus 2 into L स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और T स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्या हो गया, M L क्यूब T का पावर -4 और A का -2। ये देखिए, ये हुआ इसका डायमेंशन का फॉर्मूला। तो अब इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे इस कांस्टेंट्स को जो है ना हम लोग फिजिकल कांस्टेंट्स बोलते हैं। G हो गया, K हो गया, जो कि लॉ वाले फॉर्मूला में, जो कि लॉ वाले फॉर्मूला में होता है, जैसे ये कूलम्स लॉ है, ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है, वो ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला है। तो वैसे वैसे जो कांस्टेंट्स होते हैं उसको फिजिकल कांस्टेंट्स बोलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट फिजिकल कांस्टेंट है। तो उस तरीके के जो कांस्टेंट्स होते हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये इसका एक वॉल्यूम है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ओके, अब देखिए दोस्तों, now another one is to convert a physical quantity from one system to another. To convert a physical quantity from one system to other system. अरे दोस्तों, वही वाला जो है CGS MKS, मतलब किसी को ना ये हो गया, मतलब किसी को CGS से MKS से बदलना है, MKS से CGS से बदलना है, तो वो भी वैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे फोर्स का ये यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, और m into a मास into एक्सेलरेशन, तो मास हो गया kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे। ठीक, ये हो गया SI यूनिट। ठीक है, तो ऐसा लिखो, SI यूनिट ऑफ फोर्स, दिस वन। ठीक, अच्छा, अब आपसे पूछे CGS यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, क्या होगा? तो होता है डाइन। जी हाँ दोस्तों, डाइन। और केजी का ग्राम, ये कौन सा यूनिट है, CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड की जगह सेकंड। ये इसको डाइन बोलते हैं।
ठीक है। अब कहने का मतलब है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ठीक है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो वो निकालना है हमको, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक चीज देखा जाए कि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा क्या, आंसर है बिल्कुल। जी है तो लेंथ का यूनिट ना, डायमेंशनल फॉर्मूला ये दोनों का सेम होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं, ठीक है। इज दिस ओके? ओके, तो ये है एसआई यूनिट, ये है डायमेंशन, ये है आपको कौन सा, सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि यहां देखिए जो बात ध्यान, वो जो बात देखने वाली चाहिए वो ध्यान से देखिए। हम ऐसा, अगर ऐसा सिस्टम है तो एक सिस्टम मान लीजिए कि m का पावर a, l का पावर m1, l1 का पावर b और t का पावर t1 का पावर c, ऐसा है, ठीक है, ठीक है ना। ये चीज दूसरे सिस्टम की, ये एक सिस्टम है, दूसरे सिस्टम का n2 और उस सिस्टम का जो फॉर्मूला है, मतलब जो यूनिट है वो m2 l2 b, ये डायमेंशन नहीं बदलेगा, ये जो पावर से वो नहीं बदल सकते हैं, वो कैसे बदल जाएंगे, वो नहीं बदलेंगे। m1a l1b t1c l2 and t का पावर c, ये नहीं बदलेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो क्या सर आप ये कहना चाहते हैं कि N2 अपॉन N1 बराबर M1 अपॉन M2 का पावर A होता है, L1 का पावर L2 का पावर B होता है और T1 का पावर T2 C होता है। क्या ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? आंसर हाँ, हम ऐसा ही बोलना चाह रहे हैं, यही है दोस्तों, यही सिखाना चाह रहा है आपको। अब इसको यूज कैसे करेंगे देखिए, मतलब कि ये तो ऐसा यूनिट में है, ये किस यूनिट में है, ऐसा यूनिट में, तो ऐसा यूनिट का जो मल्टीप्लाई होता है 1, मतलब ऐसा यूनिट का n1 जो होगा या n2 जो होगा वो 1 मानेंगे। एक जगह ऐसा यूनिट रखेंगे तो दूसरा जगह दूसरा मानेंगे, यहाँ दो है, एक है SI और दूसरा है CGS, ठीक। CGS का n 1 नहीं होता है, SI का n 1 होगा, ठीक है ना। तो उसको हम देखते हैं, तो n2, अब मुझे निकालना है कि कितना टाइम्स है, मतलब 1 न्यूटन बराबर, तो ऐसा देखा जाए तो n1 इंटू 1 न्यूटन बराबर n2 इंटू डाइन, तो ये n2 हमको निकालना है। तो डाइन को हमने लिखा इस फॉर्म में, न्यूटन को हमने लिखा इस फॉर्म में, ठीक है। तो n1 की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि वो तो ऐसा ही लिखा है, समझिएगा दोस्तों। तो हम n2 अपॉन 1 कर सकते हैं, ठीक है। और m1 क्या हो गया, मीटर अपॉन सेंटीमीटर का पावर 1। फोर्स में तो m का पावर 1 होता है ना, m(t-2), फोर्स का होता है ना डायमेंशन बोला m(t-2), m का पावर 1 होता है तो 1 लिख दिए। दूसरा l, पहले वाले में m1 अपॉन m2, सॉरी ये केजी में और ये ग्राम में, l इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा लगता है इसलिए ऐसे लिखते हैं। L1 एक हो गया मीटर में और दूसरा हो गया सेंटीमीटर में, मतलब दोनों जो सेम क्वांटिटी है उसका इधर हो गया ऐसे यूनिट और सीजीएस के यूनिट और पावर 1। अरे होता है ना रे m(t-2), L का पावर 1 तो 1, L का पावर, ये पावर थोड़ी ना बदलेगा। और टाइम, तो टाइम के यहाँ वही है सेकंड अपॉन सेकंड का पावर -2, ठीक है। अब देखिए कि n2 का वैल्यू क्या आएगा, kg, अब इसको काटना है तो सेम फॉर्मेट में ले लेंगे, तो kg मतलब क्या, 10⁻³ ग्राम, किलो मतलब 10⁻³ अपॉन ग्राम, ठीक। मीटर 100 सेंटीमीटर, अरे आपको तो पता होगा ये सब चीज, सेंटीमीटर और सेकंड तो सेकंड ही है, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम, ठीक है। n2 कितना होगा, n2 होगा 10⁻³ और 10⁻², यानी कि 10⁻5। ये दर्शाता है दोस्तों, ये दर्शाता है दोस्तों कि 1 न्यूटन, यानी कि न्यूटन के बदले में n1 है तो n1 का वैल्यू 1, क्योंकि वो ऐसा ही यूनिट है, और n2 की जगह 10⁻5 टाइम
आपने कोई बचपन में भी ये पढ़ा होगा। मतलब 1 न्यूटन में कितने टाइम होते हैं? 1 लाख। ठीक है, 1 न्यूटन में कितने टाइम होंगे? 1 लाख टाइम। ठीक है, आप लोगों की अगर कोई फ्रेंड हो तो आप उसको प्यार से 1 न्यूटन बुला सकते हैं। खैर, इस तरीके से काम करते हैं। अब बोलोगे कैसे? इसको हम लोग, ये तो मेट्रिक यूनिट का यूज किए हैं, क्या आप नॉन मेट्रिक में यूज कर सकते हैं? आंसर जरूर कर सकते हैं। मान लो ये एग्जांपल और कर दिया, आप पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए, इसको हम लोग नॉन मेट्रिक में यूज करके देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसी में हम एक और चीज कर लेते हैं। अब इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। एफपीएस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? काउंटर। उसका सिंबल होता है एलबीएफ, काउंटर। ठीक है, और ये क्या होगा? ग्राम को लिखेंगे पाउंड में, एलबी। ये लिखने का तरीका है दोस्तों, एलबी मीटर को फुट में और सेकंड को सेकंड, ये। ठीक है, अब इसको हमको देखना है कि यानी कि 1 न्यूटन, हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि 1 न्यूटन में कितना पाउंड होता है। या फिर ऐसा करो, N1 into N बराबर N2 into LBF। ठीक है, N2 is equal to 1, ये निकालना है दोस्तों। तो कोई बात, आपको सीधा फॉर्मूला लिख दिया, N2 बराबर, पहला तो हो गया केजी में, केजी अपॉन एलबी, सब रखेंगे क्या होता है? पावर 1। दूसरा ये मीटर अपॉन एलबी। ऐसा मत करना दोस्तों, यहां ऐसे कर देना, इसको उल्टा कर देना, गलत हो जाएगा साफ साफ। ठीक है, यहां N2 अपॉन N1 है तो 1 वाला ऊपर आएगा, 2 वाला नीचे जाएगा, रिवर्स में सोचना है। ठीक है, ये 1 और सेकंड अपॉन सेकंड माइनस। ठीक, अब 1 केजी में कितने एलबी होता है? आई थिंक कितने होते हैं? 0.454 ग्राम। ग्राम नहीं, केजी, सॉरी, एक केजी को ध्यान दीजिए, इस 0.454 केजी, एक एलबी में 0.45, ये एक एलबी में 0.4, आप एक बार देख भी लीजिएगा, आई थिंक केजी है 0.454 केजी, बार देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपको डाल दीजिएगा, तो मेरे हिसाब से ये 0.454। ओके ओके, मीटर मैंने क्या किया? यहाँ पे फुट होगा, एफपीएस, तो मीटर की जगह फुट आएगा, फुट। अब एक फुट में कितने मीटर होते हैं? निकाल सकते हैं। एक फुट में 0.3 के आसपास कुछ होता है, आप निकाल सकते हैं जैसे 1 फीट तो होता है 12 इंच। इंच को लिखते हैं सेंटीमीटर में 2.54 सेंटीमीटर, तो 10 to -2 और ये हो गया मीटर। तो एक फुट को मीटर में कितना लिख सकते हैं? 12 into 2.54 into 10 to the power -2। तो ये दोस्तों 0.30 मैंने बोला 0.304 लिख दीजिए, 0.304 ये मीटर। ठीक है, और ये सेकंड से सेकंड, ये मीटर से मीटर क्यों किया है? ताकि काट सके, इसको काटने में तो मजा चाहिए ना हमको। ये देख लीजिए, अब ये 1 डिवाइडेड बाय दिस तो आ गया 3, ये आ गया दोस्तों 3.28 सेकंड का सेकंड तो 1 ही हो जाएगा, और ये 1 डिवाइडेड 0.454 दैट इज 2.20 2.20। तो n2 आ गया आपको into 3.28, ये 7.2
7.2। ठीक है, तो यानी कि अब आप यहां लिख सकते हैं, अब यहां लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन में 7.22 एलपीएफ, मतलब पाउंडल, इसको पाउंडल बोलते हैं, पाउंडल, पाउंडल लिखने का तरीका एलपीएफ, 1 न्यूटन में 7.22 एलपीएफ। ठीक है, इस तरीके से यूज करके हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इसको बदल सकते हैं। 1 2 3 4 कारण हो जाएंगे। ओके, ओके, ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना है तो बातें ऐसे कर सकते हैं। एक चीज और देख लीजिए दोस्तों, आप क्या रखना है, भूल मत जाना, m1 अपॉन m2 का a, l1 अपॉन l2 का b, t1 अपॉन t2 का c, t2 का c। ठीक है, अगर नीचे 1 है तो ऊपर 1 जाएगा, ऊपर 2 है तो नीचे 2 जाएगा। ठीक है, आप पलट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दूसरा m1 l1 t1 क्या है, m1 l1 t1 यूनिट्स इन सिस्टम 1, m2 l2 t2 क्या है, यूनिट्स इन सिस्टम 2। याद रखिए बात, भूल मत जाना, उल्टा सीधा कर दो गलत आ जाएगा। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। खैर, आगे चलते हैं। अब देखते हैं अगला, अब टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। हाँ, ये भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि रिलेशन जो है वो सही है या गलत है। तो टू चेक करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल रिलेशन, कोई फिजिकल रिलेशन सही है कि नहीं है, कैसे देखा जा सकता है, आंसर बिल्कुल देखा जा सकता है। ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल ऐसा ले, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो v प्लॉट कर लो, जैसे टाउ, अभी आपने किया टाउ, जैसे t कर लो, t = 2 पाई रूट अंडर l बाई g। ठीक है, आपने ऐसा लिखा, इसको वो करेक्टनेस चेक करना है तो पहले LHS कर लेंगे। LHS का डायमेंशन क्या है, t। ठीक है, अब RHS देखते हैं। अच्छा, RHS में 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन 0 होता है। उसको डायमेंशन नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 1, जो डायमेंशन है उसको 1 लिखते हैं न्यूमेरिकली। ठीक है ना, 1 * रूट अंडर n हो गया क्या, l, लेंथ है तो लेंथ हो गया l, और अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर g, यानी एक्सेलरेशन है तो t - t। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, l से खत्म हुआ तो ये ऊपर गया t - 2 है, यानी कि t स्क्वायर लिख सकते हैं, ये क्या आ गया t। तो देखो क्या ये सही है दोनों, क्या LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन, ये फार्मूला सही है, नहीं होता तो ये फार्मूला गलत होता। ठीक है, इसलिए यही यूज हो गया। सो टोटल इसका 1 2 3 4 5 यूज होता है दोस्तों डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है ना, तो हम लोग पार्ट करके पांचों हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज नोट में लिख लीजिएगा, आपको भी अभी पता होना चाहिए, आपको बहुत बच्चों को पता होगा नहीं, बट लिख लीजिए आप लोग, इसको नहीं पता कभी लिख लीजिए, इसको पता कभी लिख लीजिए। ठीक है, नोट। अच्छा, आपको कभी सुना है कि 1 मीटर में से 2 सेकंड घटा लिया जाए, तो कैसे सुना है क्या? ये 1 सेकंड में 2 मीटर जोड़ दिया जाए, कभी से सुना है क्या? ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। जब भी जुड़ेंगे सेम यूनिट की क्वांटिटी जुड़ेंगे,
जब भी जुड़ेंगे सेम यूनिट की क्वांटिटी जुड़ेंगे। ये बात आप दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी न मीटर टाइम भी जुड़ सकता है ना टाइम मीटर जुड़ सकता है। जुड़ेगा तो टाइम से टाइम ही जुड़ेगा और मीटर से मीटर ही जुड़ेगा। ये बात आप याद रखिए, ठीक है। सो और जुड़ सकता है और घट भी सकता है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सेम यूनिट आप ऐसा लिख रहे हैं, तो कई बार होता है कि यूनिट सेम होता है बट क्वांटिटीज अलग होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, ओनली same physical quantity can be added or subtracted। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा, उसी टाइप का तो वही जुड़ घट सकता है, अलग अलग नहीं जुड़ घट सकते हैं, ठीक है ना। Other physical quantities may be multiplied and divided। मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम। जरूरी नहीं कि लेंथ अपॉन लेंथ ही होगा, लेंथ अपॉन टाइम हो सकता है। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी कर सकते हैं, जिससे कि कोई अलग फिजिकल क्वांटिटी बन जाए, बट जोड़ घटा नहीं सकते। तो ये सब बातें याद रखना, ठीक है ना। शुरुआती बात है, इसे पता होना चाहिए। ये सारा चीज जो है फ्रेंड्स हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक चीज बताइए, एस बराबर हमने पढ़ा होगा पहले इक्वेशन क्वेश्चन में, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा है, पढ़ा ही होगा। इसका डायमेंशन सेम होता है क्या, बिल्कुल। इसका यूनिट इसका सेम होता है क्या, बिल्कुल। समझ आ रहा है, बिल्कुल होता है। दोनों होगा तभी, दोनों का जो यूनिट होगा वो मीटर होगा, ये भी मीटर होगा, तभी जुड़ता है, ये तो नहीं जुड़ेगा। दोनों का डायमेंशन पूरा सेम है क्या, हाँ बिल्कुल सेम है, ठीक है। अच्छा कभी मान से पूछ दे, दोनों का दो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों का यूनिट सेम है, तो क्या वो जुड़ेगा ही, आंसर जरूरी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे वर्क डन का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। और टॉर्क जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इसका भी यूनिट है न्यूटन मीटर। दोनों का यूनिट सेम है क्या, दोनों जुड़ सकते हैं, नहीं। W plus tau cannot be added, ये अलग क्वांटिटी है, अलग क्वांटिटी है। Is this okay? फिर W बराबर मान लीजिए वर्क डन का न्यूटन मीटर और काइनेटिक एनर्जी ये भी होता है न्यूटन मीटर। इसको जोड़ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि दो सेम टाइप का है, दोनों एनर्जी है। ये बात वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कंफ्यूज मत हो, बाद में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा इसलिए। ये आपको ऐसे भी बताया नहीं गया है कि वर्क एनर्जी सेम है, वर्क एनर्जी दोनों सेम है, ठीक है। बट इसको नहीं करते, ये दोनों अलग फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी वाले को जोड़ना है, ये घटाना है, ये बात क्या है। यूनिट्स पे ज्यादा ध्यान ना दें, दोनों देखना है कि दोनों टाइप सेम है कि नहीं फिजिकल क्वांटिटी का, ओके। चलिए अब दोस्तों देखते हैं। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि s = ut + हाफ a t स्क्वायर, क्या हम इसको डायमेंशन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? क्या हम इस फॉर्मूला को डायमेंशनल फॉर्मूला से रिड्यूस कर सकते हैं? आंसर है नहीं, नहीं कर सकते हैं। जोड़ वाला जो भी फॉर्मूला हो वो नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बोला था, डायमेंशनल फॉर्मूला से जो डायमेंशनल होमोजेनिटी से या डायमेंशनल एनालिसिस से जो भी फॉर्मूला निकालते हैं, हर बार हम नहीं कर सकते। कुछ कुछ जगह पे एप्लीकेबल है, बहुत जगह पे नहीं एप्लीकेबल है। तो कहां नहीं एप्लीकेबल है वो लिख लेते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा अभी कि लिमिटेशन ऑफ deduction of formula by dimensional analysis।
तो इसका क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन मतलब क्या कि उस केस में नहीं निकाल सकते हैं। एक एक करके लिखेंगे। If dimensions are given, physical quantity may not be unique as many physical quantity have same dimension. For example, if dimension मतलब मैं बताता हूँ इसको समझिए। अच्छा दोस्तों, एक चीज छोटी सी बात, जो हम डायमेंशन जो फॉर्मूला निकालते थे उससे जो कॉन्स्टेंट का डायमेंशन है होता था ना, जैसे t बराबर k l by g, इसमें ये k का वैल्यू जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, इससे नहीं निकाल सकते हैं। मतलब इस फॉर्मूला का यूज करके या इसी कोई मेथड यूज करके नहीं निकाल सकते, k का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या है, numerical constant having no dimension, वही वाला k having no dimension cannot be deduced by dimensional analysis। तो डायमेंशनल एनालिसिस से दोस्तों ये हम डिड्यूस नहीं कर सकते। ओके, दूसरा, the method of dimension cannot be used to derive relation other than product of power function। बिल्कुल मैं समझाता हूँ। the method of dimension मतलब dimension analysis, the method of dimension cannot be applied, cannot be used to derive relations other than product of पावर फंक्शंस। जो प्रोडक्ट मतलब कि आपने देखा प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन जो भी होंगे उसका हम निकाल पाएंगे। बाकी जोड़ जैसे मैं बताऊं तो अभी हमने निकाला t टाइम पीरियड k l का पावर 1/2 g का पावर -1/2, ये है प्रोडक्ट किसका, पावर फंक्शंस का, जिस पे पावर चढ़ा हुआ है। तो ऐसे किसी का निकाल सकते हैं, वो भी कुछ का, बट इसी फॉर्म का हम निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हम आपको बोले s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या डायमेंशन बोले इसको ये निकाल सकते हैं? आंसर है नहीं। ये निकाल सकते हैं? आंसर है हाँ। तो सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शंस का ही निकाल सकते हैं, जोड़ घटा वाले का नहीं निकाल सकते हैं। ये बात दोस्तों याद रखें। ओके, other than फिर ये क्या है, the method of dimension cannot be applied to derive formula in mechanics of physical quantity depends on more than 3 physical quantities as हाँ बिल्कुल 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 the method इसको समझेंगे, the method of dimension cannot be used to derive formula if of physical quantity
physical quantity depends on more than three physical quantity, on more than three physical quantity, ठीक है दोस्तों। देखिए ऐसा इसलिए मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे T आ गया, टाइम पीरियड, मान लीजिए क्या M है, मास, लेंथ, T और K हो गया टेम्परेचर A, B, C और D, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने हो गए आपको वेरिएबल? 4। कितने हो गए? 4, ठीक है। और इक्वेशन आपको कितने मिलते हैं? मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स में मैकेनिक्स मतलब क्या होता है? मोशन का जो स्टडी करते हैं, तो मोशन के स्टडी करने में तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी आते हैं, लेंथ, मास और टाइम, बस, ठीक है ना। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैकेनिक्स में होगा तो उसके पास तीन ही फिजिकल क्वांटिटी होगा, मतलब T होगा, N होगा, या M होगा, मान लो इसका कुछ ना कुछ पावर होगा। लेकिन यहाँ पे कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4। तो वेरिएबल कितने होंगे? A, B, C और D, 4। और नंबर ऑफ इक्वेशन कितने मिलेंगे? सपोज करिए 1 है, 2 है, 3 है, तो कितनों को इक्वेट कर पाओगे? A, B, C को इक्वेट कर पाओगे, D को कहां से करोगे? वही वाली बात हो गई कि नंबर ऑफ वेरिएबल इज मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशन है। नंबर ऑफ वेरिएबल इज मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। एंड इसमें क्या है? सॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं आ सकता इसका, तो ऐसे केसेस में इसको नहीं निकाल सकते, ठीक है। मैकेनिक्स प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम है जिसमें केल्विन दी है इधर, उसमें कर लेंगे, 4 इक्वेशन आएगा, बट मैकेनिक्स की प्रॉब्लम नहीं कर सकते। मैकेनिक्स क्या होता है? इसको पहले सुन लीजिए। मैकेनिक्स में मोशन ऑफ पार्टिकल की स्टडी करते हैं। मोशन ऑफ पार्टिकल की स्टडी में सिर्फ तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी आता है, M, L और T, केल्विन नहीं आता है, टेंपरेचर, ठीक है। अभी जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, रोटेशनल डायनामिक्स, ये सब आपको मैकेनिक्स के अंदर ही आता है, जिसमें टेंपरेचर कभी नहीं आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब है even if a physical quantity depends on same dimension, हाँ बिल्कुल, मतलब फिर पॉइंट है, even if a physical quantity depends on three physical quantity, or quantities out of which two have same dimension, same dimension, formula cannot be derived, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइम पीरियड इज द फंक्शन ऑफ लेंथ, रेडियस एंड एम, ये नहीं निकाल सकते क्योंकि लेंथ और रेडियस दोनों लेंथ ही है और दोनों का डायमेंशन एल ही है। ऐसे केसेस में जब ये तीन पर डिपेंड कर रहा है लेकिन दो क्या है, सेम टाइप का डायमेंशन है, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे केस में नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। ऐसे केसेस में नहीं निकाल पाते हैं, तो निकाल के देख लीजिएगा, नहीं आएगा। आई बात समझ में? ओके, ये सारी बातें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है, ये सारा ध्यान रखने का विषय है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये दोस्तों कोई ये कुछ नहीं है, ये TCA स्टडी मटेरियल है, इसमें की
लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। ओके, तो ये है, आप पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हैं। तो इतनी बातें आज हो गई और ये काफी इंपॉर्टेंट था अभी तक का पार्ट, जो भी जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम्स में और कई बार कंपटीशन में भी ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। इस पे और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस आए हैं वो भी देखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे और फिर आगे सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए और आज का लेक्चर अच्छे से देखिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।